नमस्कार। मैं लोकेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज की इस ई लेक्चर में हम राजनीति विज्ञान विषय में बीए पाठ प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक अवधारणा सत्ता के बारे में जानेंगे कि सत्ता की अवधारणा क्या है, इसका अर्थ क्या है इत्यादि के बारे में देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले सत्ता का अर्थ हमें जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि सत्ता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो सत्ता को हम राज्य व्यवस्था रूपी जो शरीर है उसकी आत्मा कह सकते हैं। यानी राज्य जो है, जो राज्य व्यवस्था रूपी जो शरीर है उसकी हम आत्मा सत्ता को कह सकते हैं। यह शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व का मूल उपकरण है। सत्ता के अर्थ और परिभाषा के संदर्भ में अनेक राजनीतिक विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी है अपनी अपनी, जिनमें सबसे पहले हम देखते हैं बायरस्टेड ने बताया है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। बायरस्टेड कहते हैं कि सत्ता जो है वह शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। मतलब सत्ता जो है वह स्वयं में शक्ति नहीं है, वह तो शक्ति के प्रयोग का एक संस्थात्मक अधिकार है। हेनरी फेयोल कहते हैं कि सत्ता जो है वह आदेश देने का एक अधिकार है और आदेश का पालन करवाने की एक शक्ति है। तो हेनरी फेयोल के अनुसार सत्ता क्या है कि आदेश देने का एक अधिकार है, वह आदेश का पालन करवाने की एक शक्ति है। बीच जो कि राजनीति के विद्वान हैं वो भी कहते, उनके अनुसार सत्ता क्या है, दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने की का औचित्यपूर्ण अधिकार ही सत्ता है। बीच के अनुसार सत्ता की परिभाषा ये है, क्या है कि दूसरों के कार्य निष्पादन को, दूसरों के जो कार्य निष्पादन है उसको प्रभावित और निर्देशित करने का जो औचित्यपूर्ण अधिकार है वही क्या है, सत्ता है। तो इन तीनों विद्वानों के अनुसार सत्ता की परिभाषाएं दी है, अर्थ बताया है। उक्त परिभाषाओं के आधार पर सत्ता जो है निर्णय लेने, आदेश देने, आदेश का पालन कराने वाली एक उच्च स्तरीय शक्ति है। लेकिन ये परिभाषाएं सत्ता के केवल एक पक्ष, कानूनी जो पक्ष है उसको ही स्पष्ट करती है। सत्ता आदेश देने वाली एक उच्च स्तरीय शक्ति है, लेकिन केवल इस स्थिति के कारण ही सत्ताधारी के आदेशों का पालन नहीं होता है। अधीनस्थ जब इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि आदेशों का जो स्रोत है वह सही है, तब ही आदेश देने वाले को सत्ताधारी या प्राधिकारी कहा जा सकता है। तो सत्ता का अर्थ क्या हुआ कि सत्ता सामान्य अर्थों में तो निर्णय लेने, आदेश देने और उनका पालन कराने की एक उच्च स्तरीय शक्ति है, लेकिन यह इसका एक कानूनी पक्ष है। तो और सत्ता का अर्थ विस्तार रूप में हम देखते हैं तो सत्ता एक उच्च स्तरीय शक्ति तो है आदेश देने वाली, लेकिन जो उच्च स्तरीय शक्ति जिनके पास है, जो आदेश देते हैं, सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी जो आदेश देता है उनका पालन जब अधीनस्थ इस बात को स्वीकार करके करते हैं कि जो आदेश देने वाले हैं, जो आदेश दिए जा रहे हैं, उनका जो स्रोत है वो सही है, नियमों के अनुरूप है, जब नीचे के अधीनस्थ उसको स्वीकार कर लेते हैं, सहमति दे देते हैं, तो उस सही अर्थों में उस सत्ताधारी को ही हम क्या कहेंगे, उसकी सत्ताधारी की जो सत्ता है उसको हम सत्ता कहेंगे। ठीक है। सत्ता के दो पक्ष हैं, निर्णय लेने और आदेश देने वाली उच्च शक्ति, निर्णय लेने
और आदेश देने वाली उच्च शक्ति। दूसरा, उच्च शक्ति को प्राप्त अधीनस्थों की सहमति। यानी एक तो पहला पक्ष तो निर्णय लेने आदेश देने वाली एक उच्च शक्ति सत्ता है, और एक उच्च शक्ति जो है जिनके पास है उनको जो अधीनस्थों की जिनके ऊपर सत्ता वो आदेश जिनको आदेश दिए जाते हैं उनकी सहमति। इस प्रकार अधिकार सत्ता निर्णय लेने और आदेश देने तथा उनका पालन करवाने की वह शक्ति या स्थिति या अधिकार है जिसे अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सत्ता की प्रकृति, यानी सत्ता की प्रकृति है वो कैसी है। तो इस संबंध में प्रोफेसर बीच ने दो सिद्धांतों के बारे में बताया है। सत्ता की प्रकृति के संबंध में प्रोफेसर बीच ने दो सिद्धांतों का निर्माण या प्रतिपादन किया है। प्रथम है औपचारिक सत्ता सिद्धांत। इसके अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है और सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। जो सत्ता का औपचारिक सिद्धांत है उसके अनुसार सत्ता एक आदेश देने का अधिकार है और सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। उच्च अधिकारी निम्न अधिकारियों को आदेश देते हैं। दूसरा है स्वीकृति का सिद्धांत। इसके अनुसार सत्ता कानूनी रूप से तो केवल औपचारिक होती है, किंतु वास्तव में सत्ता या आदेश देने के आदेश के अधिकार की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। इसके अनुसार यानी जो सत्ता है वो कानूनी रूप से तो औपचारिक है, किंतु वास्तव में जो सत्ता है या आदेश के अधिकार है उनकी जो सफलता है वो अधीनस्थ जिनको हम आदेश देते हैं, जिनके ऊपर सत्ता का आदेश या सत्ता के जो आदेश है जिनको उनके ऊपर लागू किया जाता है उनकी स्वीकृति, उनकी सहमति पर निर्भर करती है। कोई सत्ताधारी है, आदेश दे रहा है लेकिन आदेशों का पालन ही नहीं हो रहा है तो वो सत्ता नहीं है फिर। ठीक है, तो स्वीकृति का सिद्धांत है अधीनस्थों की स्वीकृति, जो आदेश दिए जाते हैं या जो सत्ता है उसको जो अधीनस्थों के द्वारा सहमति प्रदान होनी चाहिए या स्वीकृति उनके ऊपर निर्भर करती है। तो ये इसके दो सिद्धांत हैं प्रकृति के संबंध में। सत्ता के प्रकार हम देखते हैं। अब सत्ता के प्रकारों के बारे में मैक्स वेबर ने 3 प्रकार बताए हैं इसके। परंपरागत सत्ता, जब प्रजा या अधीनस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि ऐसा हमेशा से होता आया है और यह है परंपरागत सत्ता। तो यह कौन सी सत्ता कहलाएगी? परंपरागत। यानी जब जनता या अधीनस्थ यह स्वीकार कर लेते हैं कि ये जो सत्ता में बैठे हुए अधिकारी हैं या सत्ताधारी हैं इनके आदेश सही हैं क्योंकि ये हमेशा से परंपरागत रूप से ऐसे चला आ रहा है और उनको वो मान लेते हैं, तो ये सत्ता का कौन सा रूप होता है? परंपरागत। जैसा कि राजतंत्र में राजा के जो आदेश दिए जाते हैं राजा के द्वारा, उनको सब जनता या सभी अधीनस्थ उनको मान लेते हैं, तो ये परंपरागत सत्ता का रूप है। दूसरा प्रकार या रूप है सत्ता का बौद्धिक कानूनी या वैधानिक सत्ता। जब अधीनस्थ किसी नियम को इस आधार पर स्वीकार करते हैं कि वह नियम उच्च स्तरीय अमूर्त नियमों के साथ सहमत है जिसे वे औचित्यपूर्ण समझते हैं, तब वह कौन सी सत्ता कहलाएगी? वैधानिक। यह संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद से प्राप्त होती है। जब अधीनस्थ यह स्वीकार कर लेते हैं कि जो भी आदेश दिए जा रहे हैं, जो भी नियम है वह संवैधानिक रूप से सही है, कानूनी रूप से औचित्यपूर्ण है, सही है, तो वह कौन सी सत्ता कहलाएगी? वैधानिक या कानूनी। तीसरी, करिश्मावादी सत्ता। जब अधीनस्थ सत्ताधारी के आदेशों की पालना इसलिए करते हैं क्योंकि उन पर उस सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव है। अधीनस्थ अपने प्रिय नेता के करिश्माती एवं आदर्शवादी व्यक्तित्व के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। जब कोई व्यक्ति का प्रभाव इतना अधिक होता है कि वह जैसा कहता है लोग उसके इशारों पर या उसके कहने पर इकट्ठे हो जाते हैं या आदेशों की पालना करने लग जाते हैं, उसके प्रभाव में आकर वो जैसा कहे वैसा करने के लिए उतारू या तैयार रहते हैं, तो ऐसी जो सत्ता है वह कौन सी होती है? करिश्मावादी सत्ता। तो इस प्रकार सत्ता के 3 प्रकार मैक्स वेबर ने बताए हैं। सत्ता के पालन के आधार।
अब हम देखेंगे कि जो सत्ता है उसका पालन क्यों किया जाए, क्यों किया जाता है अधीनस्थों के द्वारा। तो उसके 4 आधार हैं जो कि साइमन ने बताए हैं, विद्वान हैं साइमन। उन्होंने बताया है कि सत्ता पालन के प्रमुख 4 आधार हैं। पहला है विश्वास। विश्वास सत्ता के पालन का सबसे प्रमुख आधार होता है। अधीनस्थों के द्वारा सत्ताधारी के प्रति जो विश्वास होता है तब भी उसके आदेशों की पालना हो पाती है, और यदि अधीनस्थों को अपने सत्ताधारी के आदेशों में विश्वास नहीं है तो उसके आदेशों की पालना नहीं हो पाएगी। तो सत्ता पालन का पहला जो प्रमुख आधार है वह क्या होता है? विश्वास। एकरूपता। एकरूपता एकरूपता का मतलब है कि जो अधीनस्थ है और एक सत्ताधारी है, तो सत्ताधारी के जो विचार हैं, आदर्श है, उनसे ही मेल खाते हुए अधीनस्थों के भी विचार और आदर्श हैं, उनमें यदि एकरूपता है तो सत्ता का पालन बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। यदि सत्ताधारी के विचार और आदर्श हैं वो अलग हैं और अधीनस्थों के अलग हैं या जनता के या प्रजा के अलग हैं, तो सत्ता पालन में दिक्कत आ सकती है। और यदि उनमें एकरूपता है, आदेशों में एकरूपता है, विचारों के साथ और आदर्शों के साथ एकरूपता है, तो सत्ता का पालन बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाएगा। तो ये एकरूपता भी बहुत जरूरी है, दूसरा आधार है। तीसरा है दबाव। कई बार दबाव और बाध्यकारी जो शक्ति है वो सत्ता पालन का आधार के रूप में काम करती है। प्रत्येक जो संगठन या राज्य व्यवस्था में कुछ लोग या कुछ संख्या में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर विश्वास या एकरूपता का प्रभाव बहुत कम पड़ता है, और उनको दबाव या दमन के द्वारा ही उनको समझाया जाता है। दबाव या दमन के द्वारा ही सत्ता का पालन उनसे करवाया जाता है। तो ये भी एक आधार है, तीसरा दबाव। नेक्स्ट है वैधानिकता। प्रत्येक जो संगठन होता है या व्यवस्था होती है उसमें एक पद सोपानिक व्यवस्था होती है, और इस पद सोपान में सत्ताधारी को उच्च स्थिति प्राप्त होने के कारण सत्ता और सत्ताधारी के आदेशों को क्या प्राप्त होती है? वैधता प्राप्त होती है। जो उच्च अधिकारी है वो संवैधानिक रूप से या नियमों के अनुसार उच्च पद पर बैठे हुए होते हैं, तो उनके आदेशों को जनता या अधीनस्थों के द्वारा इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि जो उसके आदेश क्योंकि अधीनस्थों के द्वारा जब यह मान लिया जाता है कि जो उच्च अधिकारी जो अपने पद पर बैठा है वह वैधानिक रूप से ठीक है, सही है, तो सत्ता का पालन बहुत अच्छे ढंग से होता है। तो ये सत्ता पालन के 4 आधार हैं। अब है सत्ता की सीमाएं। पहली प्राकृतिक सीमा। सत्ताधारी जो होते हैं उनकी सत्ता की पहली जो सीमा है वह है प्राकृतिक सीमा। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख हो या नहीं हो, अधिकारों का उल्लेख हो या नहीं हो, लेकिन जो नागरिकों के जीवन उनके सामान्य स्वतंत्रताएं, उनकी जो सामान्य आवश्यकताएं हैं या उनकी प्राकृतिक जो स्वतंत्रताएं हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी और अनिवार्य होता है। तो ये प्राकृतिक सीमा तो पहली है ही सत्ता पे। दूसरी नैतिक और धार्मिक विश्वास। लोगों के जो नैतिकता है, धार्मिक विश्वास है, वह भी सत्ता पर एक अनिवार्य सीमा के रूप में काम करती है। जब कोई सत्ता नैतिकता या धार्मिक विश्वासों के प्रतिकूल आदेश देती है तो उनका पालन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। संस्कृति। लोगों की जो संस्कृति है वह भी सत्ता के ऊपर एक सीमा के रूप में काम करती है। सत्ता को संस्कृति या समाज के जो सांस्कृतिक जीवन है उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। यदि संस्कृति में हस्तक्षेप करती है तो सत्ता का पालन करने में दिक्कत आ सकती है। संविधान, नियम, उपनियम। संविधान होता है, सब नियम होते हैं, कानून होते हैं, कानून उपनियम होते हैं, ये भी सत्ता के ऊपर सीमा के रूप में काम करते हैं। आर्थिक सीमाएं होती हैं। प्रत्येक जो राज्य व्यवस्था है जिनके आर्थिक साधन या आर्थिक क्षमताएं होती हैं, यदि वो कम है तो वह सत्ता को सीमित करते हैं। अधीनस्थों की क्षमताएं, उनके द्वारा निर्मित संघ, ये भी सत्ता के ऊपर एक सीमा के रूप में काम करता है।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून होते हैं वे भी सत्ता की ऊपर सीमा के रूप में काम करते हैं। तो इस प्रकार इस ई लेक्चर में हमने सत्ता के अर्थ, परिभाषा और उसके पक्ष, उसके सत्ता की प्रकृति के बारे में जो प्रचलित 2 सिद्धांत हैं उनके बारे में, और प्रकार और उसके पालन के आधार एवं सीमाओं के बारे में जाना। धन्यवाद।